गुड इवनिंग सभी लोगों को जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हमने एक सीरीज चलाया था कुछ दिन पहले, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 का, जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को कवर किया था। आज से फिर हम लोग इस चीज को कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। क्लास 9 का पहला चैप्टर जो है वो आपका फिजिक्स में मोशन है। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में मोशन के बारे में, मैं बहुत ब्रीफली इसको डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाएगा। मोशन क्या होता है, हाउ डू यू डिफाइन मोशन। तो देखिए, मोशन का एक कंट्रारी वर्ड है जिसको कहा जाता है रेस्ट। मोशन एंड रेस्ट आर कंट्रारी टू ईच अदर। सपोज देयर इज अ बॉडी or there is a car which is moving in this direction. If this object is changing its position with respect to time, then we call it as the body is in motion. And if it does not changes its position with respect to time, अगर वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है टाइम के साथ, तो हम लोग कहेंगे कि वो रेस्ट में है। मगर एक टर्म आपने यहां देखा होगा, आपको दिखाई दिया होगा, मोशन इज रिलेटिव इन नेचर। ये एक स्टेटमेंट है जो कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। मोशन इज रिलेटिव इन नेचर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज मान लीजिए कि कोई एक आदमी लिफ्ट में बैठा हुआ है, दिस इज अ लिफ्ट, और दो लोग इसमें हैं, और एक आदमी बाहर से बैठ के इन लोगों को देख रहा है जो कि सी है। और मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो ये लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रहा है, ये जो लिफ्ट है ये ऊपर जा रहा है, ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम लोग इसको कहेंगे कि ए जो है वो रेस्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू बी। ए जो है वो रेस्ट में है विथ रेस्पेक्ट टू बी, बट वही ए जो है वो मोशन में है विथ रेस्पेक्ट टू सी जो बाहर है। क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो ए भी मोशन में है, ए मोशन में है तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये सी बोलेगा कि ए रेस्ट में है, मोशन में है, और बी बोलेगा कि ये जो है वो रेस्ट में है क्योंकि इसके साथ ही वो ऊपर जा रहा है। तो यहां से हमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है, ये डिपेंड करता है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कि कौन से फ्रेम से उसको जज किया जा रहा है। अगर आप इसी ए को अगर आप सी के रेस्पेक्ट में देखिएगा तो वो मोशन में दिखाई देगा, और यही ए को अगर आप बी के रेस्पेक्ट में देखिएगा तो वो रेस्ट में दिखाई देगा। तो यहां पर जाके जो आपका कॉन्सेप्ट है रेस्ट एंड मोशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब आगे चल के आपका जो दूसरा टर्म आता है वो आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इससे पहले आपको यह समझना है कि दो क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर और वेक्टर। ये स्केलर और वेक्टर क्या है? तो याद रखिएगा, ऐसे क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं उनको कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज, और ऐसे क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं उनको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहां पर आपको पहला डिफरेंस दिखाई देगा कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मगर इसको समझने के लिए आपको यहां यह जानना है कि दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। तो मैं एक यहां एग्जांपल लेता हूं, एक सर्कल है मान लीजिए, इसको मैं मानता हूं कि एक सर्कुलर फील्ड है या एक सर्कुलर पार्क है। इस सर्कुलर पार्क में एक लड़का है ए जो कि यहां खड़ा है। इसने क्या किया, इसने इस फील्ड का राउंड लगाना स्टार्ट किया, मतलब सर्कुलर पार्क में ये घूम रहा है। तो ये ए से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट करके ये आ गया इस पॉइंट पे, बी पे आ गया, मतलब वो ए से बी पे आ गया। अब आपको बताना है कि ए से बी पे
उसका डिस्टेंस कितना है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो मैं यहां पर आपको डेफिनेशन बता देता हूं इसका कि जो डिस्टेंस होता है दैट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। जो एक्चुअल पाथ कवर करके आता है वो उसका डिस्टेंस होता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब कि डिस्टेंस में आपको पूरा पाथ जो वो कवर किया है वो कैलकुलेट करना है, और डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या करना है कि जहां से वो स्टार्ट किया था, जैसे कि उसने ए से स्टार्ट किया था तो ये हो जाएगा इसका इनिशियल पाथ, इनिशियल पोजीशन, और बी वो आ गया तो ये हो गया इसका फाइनल पोजीशन। तो ए हो गया इसका इनिशियल पोजीशन और बी हो गया इसका फाइनल पोजीशन। तो जब आप इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है। तो अगर आप मुझसे यहां पूछोगे यहां पर डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस क्या किया है इसने आधा सर्कल घूमा है, हाफ सर्कल इसने घूमा है, हाफ सर्कल इसने घूमा है। तो आपको पता है कि सर्कल का निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सर्कल का आपको सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा। तो कौन सा सर्कमफेरेंस लीजिएगा, इतना पाथ ये कवर किया है, पूरा करता तो 2 पाई आर होता, आधा किया है तो पाई आर के इक्वल, वेयर r is the radius of the circle। अब सवाल ये आता है कि इसका ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट भी यही है, तो नहीं, डिस्प्लेसमेंट इसका ये वाला, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि आपको ये नहीं देखना है कि उसने पाथ कितना कवर किया, आपको बस देखना है इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, और ये सबसे इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर्कल के 2 पॉइंट्स को ये ज्वाइन कर रहा है और सेंटर से होते हुए आ रहा है, तो ये इसका डायमीटर है, और डायमीटर होता है 2r के बराबर, या फिर ये डायमीटर के इक्वल है। तो यहां से आप एक चीज नोट करके रख लीजिए कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। Distance is always greater or equal to displacement. Either two cases can occur over here. Either distance is greater than displacement, or distance is equal to displacement. अब equal कब होता है, जब लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब होता है कि अगर पाथ एक बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल करे। तो यहां से आप देखिए कि जब आपने डिस्टेंस को डिफाइन किया था तो सिर्फ आपने पाथ देखा और उसका मैग्नीट्यूड बता दिया, मगर जब आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है कि कौन से डायरेक्शन में हो रहा है। इस चीज के बारे में आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा जब आप वेलोसिटी के बारे में पढ़ोगे। तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरह से निकलता है। अब यहां 2 राउंड लग जाए, 3 राउंड लग जाए या 4 राउंड लग जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट जो होता है कैन बी जीरो, ठीक है, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। बट इसको मैं यहां लिख देता हूं, इट कैन नेवर बी जीरो। मतलब डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तब होता है जब उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है, it can be zero when the initial and the final position
आर बी सेम। तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो गया तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो हो जाता है। और जैसे कि मान लीजिए आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरह है, इस डायरेक्शन में आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, फाइनली अगर आप इस पोजीशन पे पहुंच गए तो ये मान लीजिए आपका इनिशियल है और आप इस डायरेक्शन को कंसीडरेशन में लेके चल रहे हो और फाइनली आप घूम के यहाँ आ गए, तो ये जो होगा ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ जो डिस्प्लेसमेंट होगा और यहाँ पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव आना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ गए हो तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बाद दो और टर्म खुल के आते हैं जिनको कहा जाता है स्पीड और वेलोसिटी। जिनको कहा जाता है स्पीड और वेलोसिटी। तो चलिए पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। Speed is defined as distance by time, whereas velocity is defined as displacement per unit time. Displacement per unit time is velocity and distance per unit time is speed. अब जैसे कि आपको पता है कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। और जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी कभी भी बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा। अब इन दोनों का ऐसा यूनिट सेम है, मैं बीच में लिख देता हूं, ऐसा यूनिट दोनों का सेम है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। अब अगर आपको एक फॉर्मूला और मिलता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एक और फॉर्मूला आता है एवरेज वेलोसिटी का, u प्लस v बाई 2, वेर u इज इनिशियल। जैसे वेलोसिटी के दो टर्म्स होते हैं, u होता है और v होता है, जो कि आगे बहुत काम में आने वाला है। u को कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी और v जो है इसको कहा जाता है फाइनल वेलोसिटी। एक तरह का मैं रिवीजन करा रहा हूं ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाल सकूं आपके लिए। ये वाला जो वीडियो रहेगा वो पूरा थ्योरेटिकल वीडियो रहेगा। शॉर्ट में मैं चीजों को चाहूंगा मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर दूं। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, तो जो आपका वेलोसिटी है इसके लिए आपको एक और फॉर्मूला पढ़ना रहता है वेलोसिटी के लिए। मैं एक बार देख लूं इसको। जो कि एवरेज वेलोसिटी से डिफाइन होता है। एक तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आपका हो जाएगा, एक तो आपका फार्मूला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, और एक हो जाएगा u प्लस v बाई 2, मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अब सवाल ये है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाए। स्पीड एंड वेलोसिटी आर आइडेंटिकल। ऐसा कभी हो सकता है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों आइडेंटिकल हो जाए? तो हो सकता है। कब हो सकता है? जब ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन दिखाए, मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करे। इससे क्या होगा? अगर वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगा तो इससे क्या होगा कि इसका स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करने से क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। अब अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर उसका सेम हो गया तो टाइम तो सेम लगेगा उन लोगों को, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो स्पीड है और जो वेलोसिटी है वो आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है कि स्पीड और वेलोसिटी कब आइडेंटिकल होगा? तो स्पीड और वेलोसिटी तब आइडेंटिकल होगा जब मोशन लीनियर और पाथ स्ट्रेट हो। स्ट्रेट पाथ होगा तभी जाके आपका स्पीड और वेलोसिटी आइडेंटिकल होगा। उसके बाद आपको इस पे क्वेश्चंस कुछ दिए जाते हैं जो कि मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, इसका क्वेश्चंस क्या क्या होता है। उसके बाद एक टर्म आता है जिसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा है तो आपको ये बात पता होगा कि एक टर्म आता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज एक्सेलरेशन?
व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, आपने पढ़ा होगा बुक में लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को ए से डिनोट होता है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब एक्सेलरेशन तब जनरेट होता है जब देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब जब वेलोसिटी में जब चेंज आता है, बॉडी का वेलोसिटी जब चेंज करता है, या फिर आप अपने लैंग्वेज में कहोगे तो बॉडी का स्पीड जब चेंज करेगा, तो बॉडी में एक्सेलरेशन डेवलप होगा या फिर वो बॉडी एक्सेलरेट करेगा। तो बॉडी में स्पीड कब चेंज होगा? यहाँ पर तो वेक्टर क्वांटिटी का बात हो रहा है, तो हम लोग स्पीड के जगह हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज अ स्पीड विद डायरेक्शन। अगर आपसे कोई बोलता है कि व्हाट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास स्पीड है और स्पीड के साथ उसके पास डायरेक्शन है, तो वो वेलोसिटी कहलाने लगता है। और अगर कोई बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है वो बॉडी कंटिन्यूअसली अपने वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी चेंज कैसे करता है। वेलोसिटी चेंज कैसे करता है? वेलोसिटी चेंज करता है, u क्या था? इनिशियल था, इनिशियल वेलोसिटी था। और v क्या था? फाइनल वेलोसिटी था। तो u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज कैसे निकलता है? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आपको देखना है किसी चीज में चेंज कितना आया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो v माइनस यू बाई टी। तो ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा at इक्वल टू वी माइनस यू, v इक्वल टू यू प्लस at। एक बात याद रखिएगा, इसको न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। इसको न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसके साथ दो इक्वेशन है, मैं यहीं पर डिस्कस कर देता हूं। दूसरा वाला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन है। थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इन तीनों को ही हम लोग यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इन तीनों से ही न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। यहाँ पर कुछ कुछ टर्म्स में समझा दूं, जैसे अगर मैं इसके टर्म्स डिस्कस करूं यहाँ पर, तो v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, t होता है टाइम, a होता है एक्सेलरेशन, और जो s होता है उसको आप डिस्टेंस भी कह सकते हो और डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन। जैसा आपका क्वेश्चन का नीड होगा वैसे वैसे आप इन सब चीजों को चेंज कर सकते हो। तो ये वाले जो हैं, ये सब ऐसे टर्म्स जो यहाँ यूज किए गए हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। इन दोनों को आप दो तरीके से डिराइव कर सकते हो। पहला है मैथमेटिकली, और दूसरा है ग्राफिकली। आपके स्कूल में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि डिराइव न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर डिराइव न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ग्राफिकली या मैथमेटिकली आप इसको डिराइव कर सकते हो। अगर आपको नीड पड़ेगा इस चीज का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको ग्राफिकली प्रूफ कर दूंगा। अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको इसको प्रूफ करने आता है। तो ये तीन इक्वेशन यूज करके हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन बनाएंगे। ये वाला तो पता चल गया कहाँ से आया है, एक्सेलरेशन से आया है। एक्सेलरेशन से वाला v इक्वल टू यू प्लस ए टी आया है। इसी को यूज करके सेकंड और इसी को यूज करके थर्ड आ जाता है। तो ये थे कुछ आपके एक्सेलरेशन के टर्म्स। यहाँ पर आप टर्म समझ गए हो। s क्या है, s वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, t जो है वो टाइम है, a जो है वो एक्सेलरेशन है। तो इस तरह से हम फिर से थोड़ा सा एक्सेलरेशन की तरफ डिस्कशन करेंगे, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कि है क्या वो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यही था।
एक्सेलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन 3 टाइप का होता है, एक्सेलरेशन 3 टाइप का होता है। एक एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है और एक एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। ये तीन क्या क्या केसेस आते हैं इसमें। एक्सेलरेशन जीरो तब होगा जब u इक्वल टू v, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब होता है जब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन नेगेटिव तब होता है जब इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। जैसे कि मैं आपको दो टर्म क्लियर कर देता हूं यहां पर। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन में देता है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसको आप नोट में डाल सकते हो। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब ये है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ठीक है। और एक होता है, और एक वर्ड यूज होता है दैट इज अ कार कम्स टू रेस्ट और ब्रेक इज अप्लाइड। ये शॉर्टकट तरीका है आपको बताने का। ब्रेक इज अप्लाइड, तो यहां पर v जीरो हो जाएगा। बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगा। कोई इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ होगा, और अगर बॉडी अगर रेस्ट से शुरू होती है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी तो आपको जीरो ले लेना है। तो तीन केसेस आप समझो यहां पर। तीन केसेस क्या क्या है। एक्सेलरेशन जीरो होने का बहुत सारे जगह पर मैंने देखा है कि अच्छा एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है मतलब मैं क्वेश्चन लिख कर दिखाता हूं। इफ एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, डज इट इंप्लाई दैट a body is at rest? इस क्वेश्चन को समझने का ट्राई करिए। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या इसका ये मतलब है कि बॉडी रेस्ट पे है? मे और मे नॉट बी। बात समझिएगा। अगर एक बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है तो दो चीजें हो सकती हैं। एक बॉडी इज एट रेस्ट, तो u भी जीरो, v भी जीरो, a भी जीरो। और दूसरा, ये पहला है, ये दूसरा है। या तो बॉडी रेस्ट पे है, या तो बॉडी और द बॉडी इज एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बढ़ाने में काम आएगा, आपकी क्लैरिटी बताएगी किसी भी टॉपिक पे। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, उसको बाद में देखते हैं, पहले यहां देखते हैं कि क्या है। बॉडी इज एट रेस्ट, एक्सेलरेशन, इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, इफ एक्सेलरेशन इज जीरो दैट मींस देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। सो इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी वी कैन से दैट द इनिशियल and the final velocity is same. So there are two probable cases. Either body is at rest or body is at uniform velocity. Means जो गाड़ी का वेलोसिटी है वो चेंज कर ही नहीं रहा है। जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है। तो इससे क्या हो रहा है, बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी जीरो है। ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चंस आता है कभी कभी एग्जाम्स में, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जाता है कि अगर बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है तो आप वहां से क्या इंप्लाई कर सकते हो। तो आप दो चीज इंप्लाई करोगे, या तो ए या तो बी। तो ये आंसर मे और मे नॉट बी हो जाएगा। मे और मे नॉट बी। वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट द बॉडी इज एट रेस्ट ओनली इफ एक्सेलरेशन इज जीरो एंड इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, मतलब बॉडी का टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर गया, तो हम लोग इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर बॉडी का एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिक्रीज कर गया, मतलब फाइनल इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी, यहां क्या हुआ, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। यहां क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग।
So if velocity is decreasing, that means there is negative acceleration. और याद रखना इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक वर्ड यूज करता है फिजिक्स में, जो कि कहा जाता है रिटार्डेशन। अगर आप कहीं भी ये टर्म देख लो कि रिटार्डेशन क्या है, तो आप समझ जाना कि वो बात कर रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन का। तो यहां पर पूरा का पूरा एक्सेलरेशन आपका खत्म होता है, और 2 मिनट में मैं आपको यूनिफॉर्म मोशन समझा देता हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको समझा देता हूं। एक आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि हमें कल जो क्वेश्चंस करने हैं वो